मोहम्मद अली जिन्ना। मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए ताकि भाईचारा बना रहे। मैंने पाकिस्तान को एक भी रुपया दिए जाने का विरोध किया, लेकिन गांधी के पाकिस्तान प्रेम के कारण मुझे झुकना पड़ा। यह कहानी 1947 की उस तपती दोपहर से शुरू नहीं होती जब सीमा रेखा खींची गई थी, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पीछे और हजारों मील दूर लंदन की उन गलियों में छिपी हैं, जहां एक नौजवान भारतीय अपनी पहचान तलाश रहा था। 25 दिसंबर 1876 को कराची के खारादर इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता जिन्ना भाई पूंजा एक संपन्न व्यापारी थे। उनका परिवार खोजा जाति से था, जिन्होंने सदियों पहले हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाया था। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बचपन से ही मेधावी थे और 1892 में वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन की आबोहवा ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। वे एक ऐसे अंग्रेज भद्र पुरुष बनकर लौटे जो नमाज से ज्यादा कानून की किताबों और सूट बूट की शान में यकीन रखते थे। लेकिन जब 1896 में वे भारत लौटे तो उनके पिता का कारोबार डूब चुका था। जिन्ना के पास न दौलत थी न पहचान, बस था तो एक अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने बंबई को अपना कार्य क्षेत्र चुना और जल्द ही शहर के सबसे महंगे और मशहूर वकील बन गए। उस समय के जिन्ना और 1947 के जिन्ना में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआती दौर में जिन्ना कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे। उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं था। सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बिहारी, बंगाली, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। तभी प्रवेश होता है लॉर्ड कर्जन का। 1905 में कर्जन ने एक चाल चली जिसे इतिहास बंगाल विभाजन के नाम से जानता है। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटना जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्होंने बंगाल को इस तरह बांटा कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल और दूसरा हिंदू बहुल। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को यह सपना दिखाना शुरू किया कि इस नए प्रांत में उनकी अपनी सत्ता होगी। यह भारत की अखंडता पर पहला कुल्हाड़ी का प्रहार था। बंगाल विभाजन ने नफरत की वह चिंगारी लगा दी थी जिसे हवा देने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में ढाका के नवाबों और मुस्लिम कुलीनों को उकसाया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा हुई जहां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटिश हुकूमत इस नई पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जिन्ना मुस्लिम लीग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की और कांग्रेस के मंच से एक राष्ट्र की बात की। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, यह इंसानी अहंकार की भी कहानी है। जिन्ना वकालत की दुनिया में नेहरू और पटेल से वरिष्ठ थे। वे एक सफल और स्वाभिमानी वकील थे। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली और अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन नेताओं के बीच विचारों का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी टकराव था। जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, जबकि नेहरू और पटेल की लोकप्रियता गांधी जी के सानिध्य में तेजी से बढ़ रही थी। 1909 के सुधारों के जरिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, यानी मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यह वह दौर था जब भारत की राजनीतिक जमीन पर हम और वे की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन्ना अभी भी एकता के सूत्र में बंधे थे, लेकिन मंच तैयार हो चुका था एक ऐसे नाटक के लिए जिसका अंत करोड़ों लोगों के खून और आंसुओं से होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसने न केवल आंदोलन का तरीका बदला बल्कि जिन्ना जैसे वैचारिक नेताओं की जमीन ही हिला दी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी दोनों ही वकील थे, दोनों ही गुजराती पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जिन्ना बैठक कक्ष की राजनीति, कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं के कायल थे, वहीं गांधी जी ने राजनीति को बैठक कक्ष से निकालकर धूल भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। 1916 में जिन्ना ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से लखनऊ समझौता करवाया। यह वह समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मेज पर बैठे थे।
जिन्ना को लगने लगा था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पुल बन चुके हैं। लेकिन 1920 का दौर आते आते स्थितियां बदल गईं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिलाकर एक जन सैलाब खड़ा कर दिया। जिन्ना इस धार्मिक भीड़ वाली राजनीति से बेहद डरे हुए थे। उन्हें लगता था कि सड़कों पर उतरी भीड़ लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अराजकता के लिए है। इसी वैचारिक मतभेद के कारण 1920 में जिन्ना ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। यह भारतीय इतिहास का वह मोड़ था जहां से रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए। कांग्रेस छोड़ने के बाद जिन्ना राजनीति में हाशिए पर चले गए। उन्हें लगा कि गांधी की आंधी में उनकी दलीलें खो गई हैं। हताश होकर वे लंदन चले गए और वहीं अपनी वकालत करने लगे। लेकिन भारत में मुस्लिम लीग का भविष्य धुंधला रहा था। 1930 के दशक में अल्लामा इकबाल और लियाकत अली खान जैसे नेताओं ने जिन्ना को वापस आने के लिए मनाया। जिन्ना को समझ आ गया था कि भारत की भावी राजनीति में अगर अपना वजूद बचाना है तो उन्हें मुस्लिमों का एकमात्र प्रवक्ता बनना ही होगा। वे भारत लौटे, लेकिन इस बार उनके हाथ में सुलह की चिट्ठी नहीं बल्कि पृथक पहचान का झंडा था। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ये चुनाव भारत के इतिहास में निर्णायक मोड़ साबित हुए। कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की, जबकि मुस्लिम लीग को मुस्लिम सीटों पर भी करारी हार का सामना करना पड़ा। जिन्ना को उम्मीद थी कि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस उनके साथ मिलकर सरकार बनाएगी, लेकिन जीत के नशे में चूर कांग्रेस ने लीग के साथ सत्ता साझा करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस का तर्क था कि वे खुद ही मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उन्हें लीग की जरूरत नहीं है। इस एक इनकार ने जिन्ना के मन में यह डर बैठा दिया कि आजाद भारत का मतलब हिंदू राज होगा, जहां मुस्लिमों की कोई सुनवाई नहीं होगी। 1937 की हार और कांग्रेस के व्यवहार ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। जो जिन्ना कभी शेरवानी पहनने से कतराते थे, अब वे कायदे आजम के रूप में उभरने लगे। उन्होंने एक खतरनाक विचारधारा तैयार करना शुरू किया। हिंदू और मुस्लिम केवल दो धर्म नहीं बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं जो कभी एक साथ नहीं रह सकती। मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। जिन्ना ने अब स्पष्ट रूप से एक अलग देश की मांग रख दी थी। इसी दौरान सावरकर की हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और अन्य संगठनों का उदय भी हो रहा था, जिसने जिन्ना के दावों को और खाद पानी दिया। अब लड़ाई केवल अंग्रेजों से आजादी की नहीं थी, बल्कि इस बात की थी कि उस आजादी का मालिकाना हक किसके पास होगा। सत्ता की यह भूख और सुरक्षा का यह डर अब एक ऐसी आग में तब्दील होने वाला था जिसकी लपटों में पूरा उपमहाद्वीप झुलसने वाला था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की कमर टूट चुकी थी। लंदन में सत्ता बदली और लेबर पार्टी के क्लेमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। वे जल्द से जल्द भारत को आजाद कर यहाँ के सिर दर्द से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन भारत के भीतर नेहरू और जिन्ना के बीच की खाई अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे पाटना नामुमकिन लग रहा था। ब्रिटिश सरकार ने 1946 में 3 मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे मंत्रिमंडल मिशन कहा गया। इनका उद्देश्य था बिना विभाजन के आजादी का रास्ता निकालना। मिशन ने एक अनूठा समूह प्रणाली सुझाया। भारत को 3 हिस्सों में बांटा जाना था। 2 समूहों में मुस्लिम बहुल इलाके थे, जबकि एक में हिंदू बहुल। जिन्ना ने इस योजना को मान लिया क्योंकि उन्हें इसमें एक छोटा पाकिस्तान दिखाई दे रहा था। नेहरू भी शुरू में राजी हुए, लेकिन एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कह दिया कि भविष्य में इन समूहों की बनावट बदली जा सकती है। जिन्ना को लगा कि नेहरू उन्हें धोखा दे रहे हैं और आजाद भारत में कांग्रेस अपनी बहुमत के जोर पर समूह प्रणाली खत्म कर देगी। जिन्ना ने तुरंत अपना समर्थन वापस ले लिया। अब जिन्ना के पास केवल एक ही रास्ता बचा था, शक्ति का प्रदर्शन। 16 अगस्त 1946 यह भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन था। जिन्ना ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आह्वान किया। उनका संदेश साफ था, अगर संवैधानिक तरीके से पाकिस्तान नहीं मिला तो हम इसे लड़कर लेंगे। बंगाल में उस समय मुस्लिम लीग की सरकार थी और हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुख्यमंत्री थे। उस दिन पुलिस को छुट्टी पर भेज दिया गया और दंगाइयों को खुली छूट दी गई। कोलकाता की सड़कों पर वह हुआ जिसे सोचकर आज भी रूह कांप जाती है। अगले 72 घंटों में 5000 से ज्यादा लोग मारे गए। यह हिंसा नोआखाली और फिर पूरे बिहार और पंजाब में फैल गई। लाशों से लदी ट्रेनें और जलते हुए गांव इस बात की गवाही दे रहे थे कि अब साथ रहना संभव नहीं है। दंगों के बीच अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार बनाई, जिसमें नेहरू प्रधानमंत्री और लियाकत अली खान वित्त मंत्री बने। यह सरकार नहीं बल्कि एक युद्ध क्षेत्र था। लियाकत अली खान ने वित्त मंत्री के रूप में नेहरू के हर फैसले में अड़ंगा लगाना शुरू किया। वे फाइलों को रोक देते थे और कांग्रेस के मंत्रियों को सहायक तक भर्ती करने के लिए लीग की अनुमति लेनी पड़ती थी। सरदार पटेल,
जो अब तक विभाजन के सख्त खिलाफ थे, इस प्रशासनिक घुटन और सड़कों पर हो रहे नरसंहार से टूट गए। उन्होंने महसूस किया कि अगर हमने आज विभाजन स्वीकार नहीं किया तो पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाएगा और हर दफ्तर में गृह युद्ध होगा। इतिहास अक्सर पूछता है कि गांधी, नेहरू और पटेल ने विभाजन क्यों माना। सच यह है कि 1946 के दंगों ने उन्हें यह एहसास करा दिया था कि जिन्ना अब पीछे नहीं हटेंगे। पटेल ने कहा था, अगर एक अंग में सड़न हो जाए तो पूरे शरीर को बचाने के लिए उस अंग को काटना ही पड़ता है। गांधी जी शुरू में इसके खिलाफ थे। उन्होंने कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन अंततः उन्हें भी अपने शिष्यों की विवशता और देश को जलते देख मौन स्वीकृति देनी पड़ी। अब तक यह तय हो चुका था कि भारत बंटेगा। सवाल बस यह था कि लकीर कहाँ खींची जाएगी और वह लकीर कितनी गहरी होगी। मार्च 1947 में भारत के अंतिम वायसराय बनकर लॉर्ड माउंटबेटन दिल्ली पहुंचे। वे अपने साथ एक बहुत ही कठिन कार्य लेकर आए थे, ब्रिटिश शासन का अंत और सत्ता का हस्तांतरण। माउंटबेटन ने आते ही समझ लिया कि देश की नसों में सांप्रदायिकता का जहर इतनी तेजी से फैल रहा है कि अगर जल्द ही उपचार नहीं किया गया तो पूरा भारत एक लावारिस लाश बन जाएगा। मूल रूप से अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की तारीख जून 1948 तय की थी, लेकिन माउंटबेटन ने इसे 10 महीने पहले खिसकाकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। माउंटबेटन को डर था कि अगर वे रुके तो दंगों की आग ब्रिटिश सैनिकों को भी अपनी चपेट में ले लेगी। तभी प्रवेश होता है सिरिल रेडक्लिफ की, जो एक ब्रिटिश वकील थे और जिन्हें इससे पहले कभी भारत आने का अनुभव नहीं था। उन्हें केवल 5 हफ्ते का समय दिया गया ताकि वे दुनिया के सबसे जटिल भूगोल पर एक लकीर खींच सकें। रेडक्लिफ ने बंद कमरों में पुराने नक्शों और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कलम चलाई। उन्होंने यह भी नहीं देखा कि उनकी खींची लकीर किसी का आंगन 2 हिस्सों में बांट रही है या किसी के खेत को दूसरे देश में डाल रही है। पंजाब और बंगाल, जो कभी भारत के फेफड़े थे, उन्हें बेरहमी से चीर दिया गया। विभाजन केवल जमीन का नहीं था, वह भावनाओं, यादों और संपत्तियों का भी था। बंटवारा इतना सूक्ष्म था कि सरकारी दफ्तरों की मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर और यहाँ तक कि पुस्तकालयों की किताबों तक को आधा आधा बांटा गया। जिस सैन्य दल में मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी वह पाकिस्तान को दे दी गई और बाकी भारत के पास रही। विभाजन के समय भारत के खजाने में जो पैसा था उस पर भी विवाद हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान को भारतीय खजाने से कुल 75 करोड़ रुपए देने की जिद की, जो उस समय भारतीय खजाने का 17.5% हिस्सा था, जिसकी पहली किस्त 15 अगस्त 1947 को 20 करोड़ दे दी गई। बाकी 55 करोड़ रुपए देने का सरदार पटेल सुरक्षा कारणों से रोकना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने आमरण अनशन की धमकी दी ताकि पाकिस्तान को उसका हक मिले और भविष्य के रिश्ते कड़वे न हों। अंततः गांधी जी के दबाव में वह राशि पाकिस्तान को दी गई, लेकिन रिश्तों में आई वह खटास आज तक नहीं मिटी। 14 अगस्त की रात पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त को भारत ने अपनी आजादी का जश्न मनाया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस दिन करोड़ों लोग आजाद हुए उन्हें यह तक नहीं पता था कि वे किस देश के नागरिक हैं। रेडक्लिफ ने अपनी सीमा रेखा की घोषणा 15 अगस्त को नहीं बल्कि 17 अगस्त को की थी। 2 दिनों तक पंजाब और बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में लोग इस खौफ में रहे कि उनका घर लकीर के इस पार है या उस पार। जब लकीर खींची तो वह किसी घाव की तरह थी। रातों रात दोस्त दुश्मन बन गए। जो पड़ोसी कल तक एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, वे अब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। विभाजन के बाद जो मंजर देखा गया वह मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों को अपना घर, अपनी जड़ें और अपनी पहचान छोड़कर भागना पड़ा। सड़कों पर मीलों लंबी कतारें थीं, हाथों में थोड़ा सा सामान और आंखों में अनजाना डर। सबसे खौफनाक मंजर था उन शरणार्थी ट्रेनों का। ट्रेनें जब स्टेशन पर रुकती थीं, तो वे यात्रियों से नहीं बल्कि लाशों से भरी होती थीं। डिब्बों पर खून से लिखा होता था, पाकिस्तान भारत को तोहफा। महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई वह शब्दों में बयान करना असंभव है। लगभग 10 से 20 लाख लोग इस नफरत की भेंट चढ़ गए। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने माँ, तो किसी ने अपनी पूरी विरासत। जिन्ना ने वह पाकिस्तान तो पा लिया जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी लगा दी थी, लेकिन नियति ने उनके पास समय नहीं छोड़ा। जिन्ना को लंबे समय से राज्यक्षमा थी जिसे उन्होंने छिपा कर रखा था। उन्हें डर था कि अगर कांग्रेस या अंग्रेजों को उनकी बीमारी का पता चल गया तो वे पाकिस्तान बनने का इंतजार करेंगे और उनकी मृत्यु के बाद योजना ठंडे बस्ते में चली जाएगी। विभाजन के महज 1 साल बाद 11 सितंबर 1948 को जिन्ना की मृत्यु हो गई। जिस देश को उन्होंने 2 राष्ट्रों के सिद्धांत पर बनाया था वह उनके जाने के बाद ही अस्थिरता
और संघर्षों के भंवर में फंस गया। उनके बाद के नेतृत्व ने उस धर्मनिरपेक्ष पाकिस्तान की छवि को पूरी तरह मिटा दिया, जिसकी बात जिन्ना ने अपने शुरुआती भाषणों में की थी। आज 77 साल बीत चुके हैं, लेकिन 1947 का वह घाव आज भी हरा है। नेहरू और पटेल की विवशता, जिन्ना की जिद्द और अंग्रेजों की चालाकी ने मिलकर एक ऐसा नक्शा तैयार किया जिसने न केवल जमीन को बांटा बल्कि दिलों के बीच भी कंटीली तारें खींच दी। विभाजन केवल एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक और मानवीय विफलता थी, एक ऐसी जल्दबाजी जिसने करोड़ों लोगों को शरणार्थी बना दिया। आज जब हम आजादी की खुशियां मनाते हैं तो हमें उन गुमनाम चीखों को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने उस आजादी की बहुत भारी कीमत चुकाई थी। विभाजन का इतिहास हमें सिखाता है कि जब राजनीति, धर्म और अहंकार